नमस्कार साथियों। आज हम लोग नवंबर महीने की क्रॉनिकल मैगज़ीन पढ़ेंगे। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखेंगे हम। और ये करंट अफेयर्स समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। इससे पहले हम लोग दिसंबर महीने की करंट अफेयर्स कर चुके हैं, तो आज नवंबर 2023 की करंट अफेयर्स को हम क्रॉनिकल को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं हम लोग। ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी अभी हाल ही में आयोजित की गई। तो इसमें बस इतना ही जानना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी उत्तर प्रदेश में कहाँ लगी थी? ग्रेटर नोएडा में। अब देखिए नेक्स्ट है, फिर यह है बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी मिल गई है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो उसमें ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और जो भी इम्पोर्टेंट होगी बस वही देखेंगे हम लोग। देखिए, कवि अरुण कमल को निराला स्मृति सम्मान दिया गया है और ये सम्मान इनको छायावादी महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुण्यतिथि जो कि 15 अक्टूबर को मनाई जाती है उस दिन दिया गया। तत्वा प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का उद्घाटन बहुत इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में 110 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया गया है तत्वा प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री। बस इसको इतना ही ध्यान रखना है। फिर है, राज्य में सैज की तर्ज पर बनेंगे स्पेशल शैक्षिक जोन। जिस तरह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं उसी तरह से स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाएंगे। और इम्पॉर्टेंट यह है कि पहले चरण में नोएडा और लखनऊ में इनको बनाने की योजना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये शैक्षिक परिक्षेत्र होंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा? जैसे कि जो हमारी युवा आबादी है, प्रति व्यक्ति आय, इंफ्रास्ट्रक्चर, साक्षरता दर, इनके आधार पर इनको बनाया जाएगा। और ये डेलॉयट जो कि एक अमेरिका की कंपनी है उसके सहयोग से इसको बनाया जाएगा। अब राज्य के स्कूलों में सप्ताह में मात्र 29 घंटे पढ़ाई होगी। अभी जो है नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है और उसी के तहत इस तरह की व्यवस्था की गई है कि उत्तर प्रदेश में स्कूलों में सप्ताह में कुल 29 घंटे कक्षाएं लगाई जाएंगी। तो सिर्फ इसी को इतना याद रखना है। लखनऊ, आगरा, वाराणसी में यूनिटी मॉल बनेंगे, ठीक है। इस तरह की व्यवस्था केंद्रीय बजट 2023-24 में राज्यों में यूनिटी मॉल स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ, आगरा और वाराणसी में यूनिटी मॉल बनाए जाएंगे। यूनिटी मॉल का उद्देश्य होता है एक तरह से एकीकरण। तो सारी सुविधाएं वहाँ पर एक जगह पर उपलब्ध होंगी, इसलिए उनको यूनिटी मॉल कहा गया है। हर घर पेयजल पहुँचाने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे। तो अभी जो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है उसमें ये बताया गया है कि टॉप जो 50 ज़िले हैं उनमें उत्तर प्रदेश के 26 ज़िले शामिल हैं और उसमें टॉप पर है बुलंदशहर। तो हर घर पेयजल पहुंचाने के मामले में यूपी आगे है और यूपी में भी बुलंदशहर। इसके अलावा देखिए, ये स्वामित्व कार्ड है, तो स्वामित्व कार्ड से संबंधित ये जान सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना है इसका शुभारंभ 24 अप्रैल 2020 को किया गया था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ई ऑफिस प्रणाली शुरू कर दी गई है। तो ई ऑफिस प्रणाली का मतलब ये होता है कि जितना भी फाइलिंग का काम है वो सारा ई ऑफिस के माध्यम से किया जाए। जैसे कि सचिवालय में तो अब पूरी तरह से ई ऑफिस प्रणाली शुरू हो ही गई है, बाकी इसको अन्य जिलों में भी किए जाने का काम किया जा रहा है। तो कन्नौज जिला एक ऐसा जिला हो गया जहां पर पूरी तरह से ई ऑफिस प्रणाली शुरू हो गई है। एफडीआई के मामले में उत्तर प्रदेश 22 राज्यों से आगे है, अर्थात उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत में 11वां स्थान हासिल किया है जहां पर एफडीआई प्रभाव ज़्यादा रहा है। अटल आवासीय विद्यालयों का गुरु वार्ता संगम कार्यक्रम। तो गुरु वार्ता संगम कार्यक्रम जो कि अटल आवासीय विद्यालयों का है, इसका अभी जो है शुभारंभ किया गया और इससे संबंधित एक वेबसाइट भी
लॉन्च की गई। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो अटल आवासीय विद्यालय हैं ये सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पर संचालित होंगे और इनमें लॉजिंग, फूडिंग सहित सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर होंगी। और ये जो संस्थान हैं ये दो तरह से काम करेंगे, जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको भी देंगे और भारतीय मूल्य और गुरुकुल परंपराओं को भी बढ़ावा देंगे। तो अभी आप लोग जो है शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं उसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़े होंगे। तो ये बताइए आप कि जो गुरु के समीप रह के तैयारी करता है उसको क्या बोलते हैं। ये गुरुकुल से मुझे यहाँ पर याद आ गया, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। झांसी में मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का लोकार्पण अभी हाल ही में किया गया है। तो हॉकी को समर्पित ये देश का पहला म्यूजियम है, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नंदनी कृषक समृद्धि योजना। तो राज्य में मवेशियों की नस्ल को बढ़ाने के लिए, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो नंद बाबा मिशन शुरू किया गया था उसी के तहत नंदनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई है। अब कुछ अन्य जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, तो बागपत के अखिल श्योराण, इन्होंने चीन में जो एशियन गेम्स चल रहे थे वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। उसके अलावा हृदय दिवस के अवसर पर जो कि 29 सितंबर को मनाया जाता है, रन फॉर हार्ट का आयोजन किया गया मऊ में। तो ये याद रखें मऊ में किया गया इस तरह की चीज़ें। और राज्यपाल महोदया ने कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में आंगनवाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ठीक है, तो आपको ये भी याद रहेगा कि छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कहाँ पर है, कानपुर में। और इसके अलावा 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन लखनऊ में किया गया जिसका थीम था ज्ञान कुंभ। आगरा के फतेहपुर सीकरी ब्लॉक में वर्षा चाहर जो टीचर नियुक्त है वहाँ पर, इनको उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार दिया गया। और एक वाहन निर्माता कंपनी है जिसका नाम है अशोक लीलैंड, जो यूपी में इलेक्ट्रिक बस निर्माण की एक यूनिट का शुभारंभ करेगी या उसको स्थापना वहाँ पर करेगी। तो अब देख लेते हैं उत्तराखंड से संबंधित जो इम्पोर्टेंट होंगी। तो यहाँ पर जो है इसमें और कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए बिहार में से संबंधित देख लेते हैं, उत्तराखंड में ऐसा कुछ नहीं था। तो पटना नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है। इसका मतलब ये है कि कचरा लेकर आइए और उसके बदले कैश लेकर चले जाइए। तो इस तरह की व्यवस्था जो है पटना नगर निगम में शुरू की गई है। इसके अलावा देखिए NMCH नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, यहाँ पर एक जो है देश की सबसे बड़ी लॉन्ड्री का शुभारंभ यहाँ पर किया गया है एक मेडिकल कॉलेज में। तो बस इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं। यहाँ पर जो है स्वास्थ्य संस्थानों के साथ साथ दैनिक उपयोग वाले कपड़ों की भी धुलाई होगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होंगी, लॉन्ड्री से आप लोगों को पता लग ही रहा होगा। तो इसमें और देख लेते हैं। अब देखिए, हाँ ये है नेक्स्ट, वेटलैंड्स की देखरेख के लिए आर्द्र भूमि मित्र, जिसको कहा गया है केयर टेकर, का चयन किया जाएगा। यहाँ पर आर्द्र भूमि का हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्था कहाँ पर शुरू की गई है, बिहार में शुरू की गई है। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आर्द्र भूमियों के लिए हेल्थ कार्ड बनाने की व्यवस्था कहाँ पर शुरू की जा रही है, बिहार में इस तरह की चीज़ें की गई हैं। इसके अलावा जीविका दीदी की रसोई, ये बिहार में योजना चल रही है। अब इसको 6 और अस्पतालों में शुरू कर दिया गया है। तो जीविका दीदी की रसोई बिहार से संबंधित है। वैसे ये मूल रूप से 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है हमारी गौमाता हमारा दायित्व, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो अगर ना पढ़ा हो तो उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड वाले ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर है झारखंड। हमारी गौमाता हमारा दायित्व योजना, इसके तहत गौशालाओं में पोषित जो गौवंशीय पशु हैं उनको गोद लेने के लिए लोगों को मोटिवेट किया जाएगा। इस तरह की चीज़ें शुरू होंगी। झारखंड में पर्यटक स्थलों में योग आयुष केंद्र खोले जाएंगे। तो इससे योग को बढ़ावा मिलेगा, दूसरा मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। तो झारखंड में शुरू किया जाएगा। और इसके अलावा देख लेते हैं। तो हाँ ये देखिए,
एक किसान हैं लहरी बाई, इनको पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान नई दिल्ली में दिया गया है, तो इसको याद रखेंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का उद्घाटन किया गया है तो मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने यहाँ पर इसका शुभारंभ किया है। इस योजना में वे परिवार शामिल होंगे जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं हैं या 2 कमरे से कम के कच्चे मकानों में वे रह रहे हैं, तो वो उसके लिए पात्र होंगे। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैच्यू ऑफ वननेस। तो इस प्रतिमा का अभी अनावरण किया गया है मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में, जो कि महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। और अभी हाँ, ये देखिए हरियाणा वाला देख सकते हैं, औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को 50,000 रुपये उच्च शिक्षा जो हासिल कर रही हैं उनके लिए इस तरह की व्यवस्था की है, जिससे कि वो इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन खरीदने के लिए ये अनुदान दिया जाएगा, स्कूटी वगैरह खरीदने के लिए। गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन कर दिया गया है। और जो गुजरात विधानसभा है, यहाँ पर राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो वन नेशन वन एप्लीकेशन लागू करने वाला गुजरात पहला राज्य बन जाएगा, इस तरह की व्यवस्था पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद। विश्व के पहले हेरिटेज रिवर फ्रंट का लोकार्पण किया गया है, जो कि राजस्थान के कोटा शहर में है। विश्व का पहला हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण किया गया है। इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का शुभारंभ यहाँ पर राजस्थान में किया गया है, जिसमें जो है बहुत ही कम पैसों में लोगों को जो है स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन मिलेगा, जिसका जो सरकार है यहाँ पर वह कोई भूखा ना सोए की संकल्पना पर इस योजना को क्रियान्वित कर रही है। इसके अलावा ओडिशा सरकार की कुछ कुपोषण को दूर करने की पहलें यहाँ पर शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना और पद पुष्टि योजना, तो आपको याद रखना है ओडिशा गवर्नमेंट की हैं और कुपोषण को दूर करने से संबंधित हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्य में कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कोहिमा और नामची को जोनल स्मार्ट सिटी पुरस्कार दिया गया है। तो ये कोहिमा नागालैंड की राजधानी है और सिक्किम का एक शहर है नामची, इनको दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना, तो ये भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा है दक्षिण भारतीय राज्य में देख लेते हैं अब हम तेलंगाना में। तो तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू की जा रही है। तो यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास का निर्माण किया जाएगा। आप जानते हैं जैसे कि स्मार्टफोन पर मोबाइल पर हम जो कवर लगवाते हैं गोरिल्ला कवर, वही है। तो उस ग्लास का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा तेलंगाना में। अब देखते हैं नेशनल, राष्ट्रीय। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति। तो एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इनकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। तो ये ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं जानने वाला ऐसा, ये इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023, जो कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसके अलावा कृषि क्षेत्र से संबंधित 3 पहलों का भी शुभारंभ किया गया है। किसान ऋण पोर्टल, डोर टू डोर केसीसी अभियान, मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम। ये प्रीलिम्स के लिए कुछ ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं। और रक्षा मंत्रालय ने प्रलय मिसाइल खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और प्रलय मिसाइल को DRDO के द्वारा विकसित किया गया। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत लोकतंत्र की जननी पोर्टल, एक पोर्टल शुरू किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। तो आप इसको याद रखेंगे किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारत लोकतंत्र की जननी पोर्टल शुरू किया गया है।
अब देखिए नेक्स्ट है, दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए अमेजन ने 5 राज्यों के साथ में समझौता किया है। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश इसमें नहीं है। आयुष्मान भवा अभियान, तो गांधीनगर से आयुष्मान भवा अभियान की शुरुआत की गई है। तो नाम से पता लग रहा है कि ये स्वास्थ्य से संबंधित है। हर गांव, हर शहर तक स्वास्थ्य सेवाओं की ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज पहुंच सके, इसलिए ये शुरू किया गया है। अब देखिए, विश्व की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार लॉन्च कर दी गई है नई दिल्ली में। ये विश्व की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार है। अब इससे क्या फ़ायदे होंगे, ये आपको पता ही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग को फ़ायदा होगा। दूसरा, हम लोग इथेनॉल मिश्रण ज़्यादा करेंगे पेट्रोल में, तो उससे हमारा जो हम पेट्रोलियम वगैरह दूसरे देशों से आयात करते हैं उससे उस पर निर्भरता हमारी कम होगी। NCERT को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। ये भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना 1961 को हुई थी। तो याद रखिएगा, NCERT की स्थापना 1961 को हुई थी। पिछली बार कुछ संस्थान आए थे जो चर्चाओं में रहे थे, उनके स्थापना वर्ष पूछ लिया गया था समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ट्रांसजेंडरों के लिए भारत का पहला समर्पित OPD, तो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ट्रांसजेंडरों के लिए विशेषकर मतलब एक OPD की जो व्यवस्था की गई है वो केवल ट्रांसजेंडरों के लिए है यहाँ पर। तो ये बहुत एक अच्छी पहल है समावेशीकरण की दिशा में। तो INS महेंद्रगिरी का जलावतरण, ये कोई ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सफदरजंग हवाई अड्डे पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है। बस यही जानना है, इसमें और कुछ है नहीं। तो ये उड़ान भवन जो है एक ग्रह 5 रेटेड इमारत है जो स्थिरता, पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं को प्राथमिकता देती है। ग्रह का मतलब होता है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटाट एंड असेसमेंट। भारत की राष्ट्रीय हरित भवन रेटिंग प्रणाली है ये। सागर परिक्रमा चरण 8, तो ये जो है कन्याकुमारी जिले के थेंगापट्टनम समुद्र तट पर इसका शुभारंभ किया गया। वैसे हमने ये जो है दिसंबर वाली मैगजीन में भी था, वहाँ भी पढ़ा था इसको। अब ये इम्पोर्टेंट है, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 जो कि संबंधित है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 103 आरक्षण का 1/3 आरक्षण का प्रावधान करता है, लोकसभा में भी और राज्य विधानसभा भी। क्योंकि स्थानीय स्वशासन पर पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन लोकसभा राज्यसभा में ऐसा नहीं था, तो वहाँ भी इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो यह अधिनियम है 106वां, लेकिन ये विधेयक कौन सा था? 128वां, जो कि अब बन गया है अधिनियम, और इसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि राष्ट्रपति के साइन करने से पहले वो विधेयक होता है, और विधेयक पर जब राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं तो उसी को अधिनियम कहा जाता है। ये अंतर होता है अधिनियम में और विधेयक में। इसके अलावा है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को वैश्विक मान्यता। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को 10 वर्षों के उल्लेखनीय कार्यकाल के लिए वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन WFME के द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई है। अब भारत में सभी 706 मौजूदा मेडिकल कॉलेजों को WFME से मान्यता प्राप्त हो जाएगी इस मान्यता के बाद में, इस तरह से। तो और इसमें क्या देख सकते हैं, हाँ, विशाखापत्तनम बंदरगाह के अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है अभी। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने। इसमें भी ज़्यादा कुछ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। नुआखाई उत्सव 2023 जो कि ओडिशा में मनाया जाता है, और ये उत्सव, क्योंकि यहाँ पे इसमें नुआ का मतलब होता है नया और खाई का मतलब होता है भोजन, तो नुआ खाई का जो मुख्य आकर्षण है वो चावल की पहली फसल है जिसे नवन्ना के नाम से भी जाना जाता है।
और ये त्यौहार केवल उड़ीसा में नहीं, उड़ीसा के अलावा झारखंड है, तो इन क्षेत्रों में भी जो है अपना महत्व रखता है। और ये एक वार्षिक फसल उत्सव है जो नए चावल के जब मौसम का आगमन होता है तब ये मनाया जाता है। फणिगिरी कलाकृतियाँ, तो 200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक की फणिगिरी कलाकृतियाँ जिन्हें 1942 में खोजा गया था, अब ये वर्तमान में न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में प्रदर्शनी में आयोजित की जा रही हैं। वृक्ष और सर्प, भारत में प्रारंभिक बौद्ध कला नामक विषय पर यहाँ पर एक प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। फणिगिरी, फणिगिरी मतलब सांप के फन की पहाड़ी, ये जो है तेलंगाना राज्य का एक छोटा सा गांव है। और यहाँ पर जो है फणिगिरी में ही खोजे गए थे थोराना, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सांची के दक्षिण में सबसे पहले पाए गए थोराना में से है। फणिगिरी में जो खोजे गए थे, और जो कि एक राज्य है, एक गांव है तेलंगाना का। मेरी माटी मेरा देश, तो मेरी माटी मेरा देश के तहत अमृत कलश यात्रा शुरू की गई है, जिसकी शुरुआत की गई है नई दिल्ली से। तो नई दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि मतलब जो प्रत्येक नागरिक हैं वो श्रेष्ठ भारत के निर्माण को भावनात्मक रूप से अपने आप को जोड़ पाए, इसलिए इसकी शुरुआत की गई है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पर कि भारत के 2 स्थल हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए हैं, जिनमें से देखिए पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और कर्नाटक के होयसल के पवित्र मंदिर, तो ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गए हैं। और इस तरह से शामिल होने के बाद जो ये होयसल के पवित्र मंदिर हैं ये होंगे 42वीं धरोहर, और जबकि जो शांति निकेतन है ये 41वीं धरोहर है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। वैसे इनको शामिल करने का जो निर्णय लिया गया था वो सऊदी अरब में यूनेस्को की एक ये कार्यक्रम वहाँ पर हुआ था, वहीं पर इसका निर्णय लिया गया था। तो थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं कि शांति निकेतन क्या है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि शांति निकेतन की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में एक आश्रम के तौर पे की थी। टैगोर ने 1921 में यहाँ विश्व भारती की स्थापना की, जिसे 1951 में केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बाद में घोषित किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इससे संबंधित। अब इंडियन हेरिटेज ऐप और ई परमिशन पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा। ये नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई। वैसे एडॉप्ट ए हेरिटेज जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी, लेकिन अब एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 की शुरुआत की गई है। और ये इससे संबंधित एक एक्ट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम ये 1958 का है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो अब ध्यान रखेंगे इसको, ज़्यादा कोई। अब इसके अलावा हम देख लेते हैं इकोनॉमी में। तो आर्थिकी में जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। देखिए अफगानिस्तान की जो मुद्रा है वो विश्व में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा रही है। अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगानी। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार जो अफगानिस्तान की मुद्रा है ये विश्व में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा का इसको खिताब मिला है। अफगानी के मूल्य में 9% की वृद्धि हुई है इस अवधि में, इसलिए ये जो है इस तरह की मजबूत रही है। और सालाना अगर हम आधार पर देखें तो अफगानी जो है इस मामले में तीसरे नंबर पर रही है। सालाना आधार पर पहले नंबर पर है पेसो और दूसरे नंबर पर है श्रीलंकाई रुपया। इसके अलावा है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण नवी मुंबई में इसका आयोजन हुआ। और इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट जो है वो देख लेते हैं क्या क्या है। टाटा स्टील ने यूके गवर्नमेंट के साथ में 500 मिलियन पाउंड का समझौता किया है अभी। तो यूके सरकार के साथ या फिर टाटा स्टील ने 500 मिलियन का समझौता किस गवर्नमेंट के साथ किया, इस तरह से प्रश्न आ सकता है। तो यूके गवर्नमेंट के साथ में है। अब देखिए डेटा संचालित नवाचार के लिए नाबार्ड ने यूएनडीपी के साथ में साझेदारी की है।
एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का नायरा एनर्जी के साथ में समझौता हुआ है, ये भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आरबीआई द्वारा आईसीआरआर को वापस लेने का निर्णय लिया गया है, यानी कि वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात। सीआरआर आप लोग जानते होंगे कि जो बैंकों की जमा पूंजी होती है उसका कुछ परसेंट बैंकों को आरबीआई के पास में रखना होता है, जिसको कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, और उस सीआरआर के बदले में आरबीआई बैंकों को इंटरेस्ट भी देता है। अब नेक्स्ट है 18वां G20 शिखर सम्मेलन। तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और ये G20 देशों का पहला ऐसा शिखर सम्मेलन है जिसकी मेजबानी भारत ने की। और यहीं पर अब वर्ष 2024 के लिए इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील को सौंप दी गई है। इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम, और इस दौरान एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का भी शुभारंभ किया गया। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें यहाँ पर हुई थी। तो G20 का गठन जो है सितंबर 1999 में हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र हुआ, न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष थे डेनिस फ्रांसिस इसके अध्यक्ष थे। भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल, तो कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र के साथ में साझेदारी की है। 11वां इब्सा त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक हुई है न्यूयॉर्क में, और इसकी मेजबानी की थी ब्राज़ील के विदेश मंत्री ने। इब्सा के बारे में आप जानते होंगे, यानी कि इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका का ये डायलॉग फोरम है, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी। अमेरिका की 25वीं आईएसएस आयोजित की गई है। आईएसएस अर्थात अमेरिका की नहीं, अमेरिका में 25वां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शक्ति संगोष्ठी, जिसको आईएसएस कहा जाता है, इसकी बैठक कहाँ पर हुई आयोजित? अमेरिका में हुई थी। भारत सऊदी अरब ने 8 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट हम देख सकते हैं। देखिए, जैसे कि ऊर्जा के क्षेत्र में, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में समझौता हुआ है। दूसरा, करप्शन यानी कि एंटी करप्शन अथॉरिटी से संबंधित एक समझौता हुआ है। दूसरा, सिडबी और सऊदी अरब के जो एमएसएमई बैंक हैं, इनके बीच में एक समझौता हुआ है। कुल 8 समझौते हुए हैं, जो 3 इंपॉर्टेंट हैं, इन पर ध्यान रखिएगा। भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 अंतर सत्रीय संवाद वाशिंगटन में आयोजित की गई। आप नीचे बताइए वाशिंगटन किस नदी के किनारे स्थित है? मैंने नॉर्थ अमेरिका के ज्योग्राफी वाली मैपिंग में बताया था, तो इसको आप बताएं। डेनियल तूफान इंपॉर्टेंट है। अभी जो है लीबिया तथा ग्रीस के देश बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित रहे। ये एक भूमध्य सागरीय तूफान है, भूमध्य सागर में आया था। तीव्र भूमध्य सागरीय तूफान को मेडिकेन कहा जाता है, और यहाँ पर इसकी वजह से लीबिया का समुद्री तट के किनारे एक शहर था जिसका नाम था डेरना इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो डेनियल तूफान भूमध्य सागरीय तूफान था, जो कि लीबिया तथा ग्रीस जैसे देशों को इसने प्रभावित किया। अब इसके अलावा मैक्सिको में गर्भपात अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। गर्भपात वहाँ पर कराना अब अपराध नहीं माना जाएगा। न्यायालय ने कहा है कि गर्भपात के लिए दंडित करने वाली व्यवस्था जो है असंवैधानिक है, क्योंकि यह महिलाओं के मानवाधिकार का हनन है। इससे पहले यहाँ पर महिलाओं को 3 साल की सज़ा की जेल या जुर्माना, ये सब चीज़ें वहाँ पर हुआ करती थी। सातो किल्मन वनुआतु के प्रधानमंत्री निर्वाचित हो गए हैं। तो वनुआतु एक प्रशांत महासागर का द्वीप है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री बने सातो किल्मन यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं वनुआतु के। नेपाल के ललितपुर में काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन हुआ। इम्पोर्टेंट है, काठमांडू कलिंग साहित्य, और कहाँ पे हुआ है? ललितपुर में। ललितपुर ये कौन सा वाला है? नेपाल के ललितपुर में, उत्तर प्रदेश का ललितपुर नहीं है। अब आपको ये बताना है कि ललितपुर कितने राज्यों से या कितने ज़िलों से इसकी सीमा
टच होती है, जो कि उत्तर प्रदेश का है। और यहाँ पर इस सम्मान में मनीषा कोइराला को यशस्वी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। ये भी तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। अब हम साइंस टैग में देख लेते हैं थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर। ये देखिए, निपा संक्रमण, जो निपा वायरस है, तो निपा वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए यहाँ पर ट्रूनेट टेस्ट को मंजूरी दी गई है। तो केरल के कोझिकोड में जो निपा वायरस फैला हुआ है, इसके संक्रमण से निपटने के लिए, इसको पता लगाने के लिए ट्रूनेट टेस्ट की अनुमति दी गई है। तो ये पूछा जा सकता है ये टेस्ट किससे संबंधित है। तो ये एक चिप आधारित बैटरी से चलने वाला RT-PCR किट है, जिससे निपा वायरस के संक्रमण का पता लगाया जाएगा। निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस का मतलब होता है जंतुओं से इंसानों में फैलता है। गुजरात में एक दुर्लभ धातु की खोज की गई है, जिसका नाम है वेनेडियम। तो याद रखेंगे, वेनेडियम की खोज की गई है। वेनेडियम जो है बैटरी निर्माण में, रक्षा के क्षेत्र में, स्टील मिश्रित धातु के उत्पादन में यूज किया जाता है। सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 लॉन्च किया गया। ये आपको पता है, बहुत दिनों से चर्चा चल रही है इसकी। और ये जो है लैग्रेंज पॉइंट पर भेजा जाएगा, क्योंकि धरती और सूर्य के बीच में लैग्रेंज पॉइंट एक ऐसी जगह है जहाँ से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या अवरोध के देखा जा सकता है। तो यहाँ पर इसको भेजा जाएगा। अब ध्यान रखेंगे इसको। जापान द्वारा मून स्नाइपर चंद्र लैंडर स्लिम का प्रक्षेपण किया गया है। और अगर जापान ऐसा करता है तो जापान जो है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला विश्व का 5वां देश बन जाएगा। स्टेम सेल से कृत्रिम भ्रूण का विकास किया गया है इजराइल के वैज्ञानिकों द्वारा। तो इम्पोर्टेंट है ये भी। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मित्री क्यूब। तो ये एक ऐसा अस्पताल है, अनोखा अस्पताल, जो आपदा के समय यूज किया जाएगा। 8 मिनट में सक्रिय हो जाता है। पोर्टेबल से मतलब समझ ही रहे हैं आप, एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जाया जा सकता है। तो इसका नाम रखा गया है आरोग्य मित्री। अब है पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन बस का शुभारंभ कर दिया गया है नई दिल्ली में। इंडिया गेट से इसका शुभारंभ किया गया है। और जो हमारा टारगेट है 2070 तक हम शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उसके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये। वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य देश का 55वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इससे पहले राजस्थान का धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य देश का 54वां बाघ अभ्यारण्य था। और आप जानते ही हैं MP को जो है बाघ स्टेट भी कहा जाता है, टाइगर स्टेट। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव। तो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 7 दिनों तक चला कार्यक्रम हाथी महोत्सव। और इसके अलावा बांध सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है राजस्थान के जयपुर में। ब्रिटेन द्वारा हरित जलवायु कोष के लिए 2 अरब अमेरिकी डॉलर की घोषणा की गई है। इससे क्या फ़ायदे होंगे? वही विकासशील देशों को कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के प्रयासों में सहायता मिलेगी। देश की पहली सोलर सिटी सांची, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने देश की पहली सोलर सिटी सांची का लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश सरकार का जो लक्ष्य है वो सांची में कार्बन उत्सर्जन कम करना और नेट जीरो शहर बनाना उसका उद्देश्य है। सांची में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं या फिर सरकारी कार्यालय हैं, स्ट्रीट लाइट हैं, इन सब तमाम स्थानों पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगाए गए हैं। इसके अलावा और ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता का फनगा अभियान, ये क्या है? तो ये जो है फंगा यानी कि फंगस से बना है। ये फंगस से बना है। फंगस यानी कि कवक के महत्व पर जोर देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो बस यही है इसमें, और ज़्यादा कुछ है नहीं। और आप लोग नीचे बताइए कि कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? कोले आर्द्रभूमि बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्च मूल्य वाली जैव विविधता का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण रामसर स्थल कोले वेटलैंड जो है वर्तमान समय में एक विदेशी आक्रामक प्रजाति है जिसका नाम है
कैम्बोबा फुरकुटा इसके खतरे का सामना कर रहा है। यहाँ पर जो क्या है कि फूल आने की वजह से कैम्बोबा फुरकुटा को लोकप्रिय रूप से पिंक ब्लूम भी कहा जाता है। कैम्बोबा फुरकुटा दक्षिण अमेरिका की एक मूल प्रजाति है जिसे एक एक्वेरियम पौधे के रूप में केरल में लाया गया था, और ये कोले आर्द्रभूमि केरल राज्य में स्थित है। सबसे बड़ा खारा आर्द्र उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि है यहाँ पर। ये कोनोकार्पस वृक्षारोपण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो गुजरात गवर्नमेंट ने कोनोकार्पस वृक्षारोपण पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले तेलंगाना ने भी ऐसा ही किया था। प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है कि ये जो है भूजल का बहुत ज़्यादा उपयोग करता है, मिट्टी से बहुत अधिक पानी सोख लेता है, इसलिए इस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब है रिपोर्ट और सूचकांक। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा भी हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है। इस यूनिवर्सिटी में टॉप पर है यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम की, जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। भारत के 91 विश्वविद्यालयों को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जगह मिली है, और भारत में टॉप पर रहा है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु। इसके अलावा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 जो कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, भारत की रैंक 132 अर्थव्यवस्थाओं में 40वीं है। टॉप पर है स्विट्जरलैंड। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का गठन 1967 में किया था। यह संयुक्त राष्ट्र की ही एक एजेंसी है, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा स्टेट ऑफ राइनो 2023 रिपोर्ट जारी की गई है, जो कि इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के द्वारा जारी की जाती है। अफ्रीका और एशिया में जो 5 प्रकार के जीवित गैंडा हैं, उनकी जनसंख्या अनुमान और रुझान को ये दर्शाती है। इसके अलावा वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान के द्वारा ये जारी किया गया है, और इसमें यह बताया गया है कि दिल्ली के निवासियों के जीवन को लगभग 11.9 वर्ष कम कर दिया है वायु प्रदूषण ने। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि वायु प्रदूषण कितना ज़्यादा खतरनाक है। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2023 जो कि जारी की गई अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो इसमें यह बताया गया है कि भारतीय कार्यबल की स्थिति कैसी है। तो इसमें कुछ और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप पर वैश्विक रिपोर्ट जारी की गई है एक WHO के द्वारा। ये उच्च रक्तचाप के विश्वव्यापी प्रभावों पर WHO की पहली रिपोर्ट है। आप जानते होंगे उच्च रक्तचाप को सामान्यतः हाइपरटेंशन कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये रिपोर्ट किसने जारी की, तो WHO के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के दौरान। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023 तो यूनेस्को ने अभी हाल ही में जारी किया है, इसको याद रखेंगे। शिक्षा में प्रौद्योगिकी के सफल उपयोग के लिए यहाँ पर केरल की सराहना की गई है इस रिपोर्ट में। दूसरी चीज़, छात्रों के बीच सहयोगात्मक शिक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्कूल विकी को 2009 में लॉन्च किया गया था, क्योंकि यहाँ पर केरल में एक पहल चलाई जा रही है स्कूल विकी पहल, इसीलिए केरल की यहाँ पर सराहना की गई है इस रिपोर्ट में। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट जारी हुई है US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट 2023। इसके अनुसार स्विट्जरलैंड विश्व का सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में टॉप पर है, और भारत की रैंकिंग जो है 30 नंबर पर है। भारत इसमें 30 नंबर पर है। पशुओं में रोगाणुरोधी उपयोग पर 7वीं रिपोर्ट जारी की गई है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। बस उसमें और कुछ ज़्यादा था नहीं। योजना में कार्यक्रम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया 17 सितंबर 2023 को। वैसे इसकी जो घोषणा थी वो प्रधानमंत्री जी ने अगस्त में की थी, 15 अगस्त 2023 को की थी, लेकिन अब इसकी जो है शुरुआत कर दी गई है। इस योजना का उद्देश्य है कि ऐसे कारीगर जो अपना कार्य हाथों और औजारों से करते हैं, पारंपरिक
कौशल से करते हैं, मशीनों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है। ई कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण की शुरुआत की गई है। और आपको पता ही होगा कि जो कोर्ट है, न्यायपालिका है, उसको ICT से लैस किया जाए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से लैस किया जाए, इसके लिए किया गया है। और वैसे ये मूल रूप से ये परियोजना 2007 में शुरू हुई थी, ई कोर्ट परियोजना के नाम से। अब इसका तीसरा चरण शुरू हुआ है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार को भी मंजूरी दे दी गई है। आप लोगों को पता होगा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू की गई। आरोग्य मंथन 2023 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि 2018 में लॉन्च की गई थी, इसी की एक क्या है, फ्लैगशिप योजना है। और इसके अलावा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। योजनाएं भी ध्यान रखें कौन सी कब शुरू हुई है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। श्रेयस योजना के तहत 21,000 से अधिक छात्रों को लाभ मिला है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि श्रेयस योजना से अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो छात्र हैं, उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए उनको सशक्त बनाती है। इसके तहत जो है स्कॉलरशिप वगैरह की सुविधा दी जाती है। प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए AI चैटबॉट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट शुरू किया गया है, जिससे किसानों से संबंधित योजनाएं या प्रधानमंत्री किसान योजना जो भी चलाई गई हैं, उनसे संबंधित जो भी प्रश्न हैं, उनके सटीक और त्वरित उत्तर मिल सकें, इसलिए इसको शुरू किया गया है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। सूर्या क्षेत्रीय जल आपूर्ति परियोजना, तो ये जो है मुंबई में है। तुंगारेश्वर सुरंग का निर्माण यहाँ पर पूरा हो गया है, तो बस ये याद रखें, मुंबई से संबंधित है। और तुंगारेश्वर सुरंग कहाँ पर है, मुंबई में। इसके अलावा 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम का भी शुभारंभ हुआ है, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं इम्पोर्टेंट। भारत का पहले UPI ATM का शुभारंभ किया गया है। ये देखिए क्या है, जापान की एक कंपनी शहटाची पेमेंट सर्विसेज ने NPCI के साथ मिलकर देश का पहला वाइट लेवल UPI ATM लॉन्च किया है। वाइट लेवल ATM क्या होते हैं? गैर बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा जो ATM संचालित किए जाते हैं, उनको वाइट लेवल ATM कहा जाता है। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट क्या है देख लेते हैं नीचे। कैश फ्री भुगतान ने QR पर ऑटो पे लॉन्च किया है। अच्छा, हाँ, तो ये कैश फ्री पेमेंट ने हाल ही में NPCI के सहयोग से ऑटो पे ऑन QR लॉन्च किया है। इससे आप जो है बहुत इजीली और बहुत सुरक्षित तरीके से और जल्दी से भुगतान कर सकते हैं, तो ग्राहकों को ये सुविधा मिलेगी। RBI ने अपर्याप्त पूंजी पर कपोल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो ये मुंबई में है, कपोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया अपर्याप्त पूंजी के कारण। अब देख लेते हैं नियुक्ति, सार संक्षेप नियुक्ति। श्रीनिवासन के स्वामी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष बने हैं। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, खैर ये इंपॉर्टेंट है। राजेश नाम्बियार नेस्कॉम के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। नेस्कॉम आप जानते ही होंगे, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ये भारत का जो IT उद्योग है उसकी शीर्ष संस्था है। R माधवन FTII भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। R माधवन जो कि एक अभिनेता हैं। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बन गई हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे बोर्ड की स्थापना के बाद से जया इस पद को संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं। सुरेश गोपी सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष बने हैं। धनंजय जोशी दूरसंचार उद्योग निकाय दीपा के अध्यक्ष बने हैं। ये ज़्यादा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ED के कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किए गए हैं राहुल नवीन को कार्यवाहक अध्यक्ष निदेशक बनाया गया है ED का। सौर ऊर्जा निगम के निदेशक बने हैं जोशित रंजन सिकदर।
इसके अलावा निधन, इटली के राष्ट्रपति रहे हैं जियोर्जियो नेपोलिटानो, तो इनका भी निधन हो गया है, यहाँ के इटली के राष्ट्रपति थे। सरोजा वैद्यनाथन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे आप। सरोजा वैद्यनाथन भरतनाट्यम नृत्यांगना थी, इनका नई दिल्ली में निधन हो गया। जन्म हुआ था इनका कर्नाटक में 1937। इयान बिलमुट, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो विश्व की पहली क्लोन स्तनपायी प्राणी जिसका नाम था डॉली, उसको जिस वैज्ञानिकों ने बनाया था उन वैज्ञानिकों की टीम में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम था इयान बिलमुट, इनका हाल ही में निधन हो गया है। उस्ताद अली जकी हैदर, इनका भी निधन हो गया है, ये प्रसिद्ध रुद्र वीणा वादक थे। इसके अलावा पुरस्कार और सम्मान देख लेते हैं। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023, ये इसका 65वां संस्करण था। और असम के कछार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉक्टर आर रवि कन्नन को भारत से ये पुरस्कार दिया गया। भारत को अब तक कुल 59 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिले हैं। ये 1957 में शुरू किया गया था। इसके अलावा देखिए अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार वहीदा रहमान जी को दिया गया है। स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 दिया गया है। ये जो हैं जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान हैं उसमें दक्षिण एशिया की हेड हैं, प्रमुख हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में है, जो कि कहाँ है, फिलीपींस में। तो आप ये बताइए जो नॉर्मन बोरलॉग हैं इनको किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं आप। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की हाल ही में स्थापना की गई है कुछ, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देख सकते हैं कि दिवस जो हैं कुछ। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, इस दिन इनकी घोषणा की जाएगी। और 23 अगस्त जिस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है उस दिन ये वितरित किए जाएंगे। हेमंत बिस्वा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, इनको सिंगापुर की प्रतिष्ठित फेलोशिप के लिए चुना गया है और उस फेलोशिप का नाम है ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। शर्मा ये फेलोशिप पाने वाले असम के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। राइट्स लिमिटेड को सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 दिया गया। राइट्स लिमिटेड को हाल ही में निर्माण श्रेणी में सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 दिया गया है। द वैक्सीन वॉर, टाइम स्क्वायर जो कि न्यूयॉर्क में है, यहाँ पर गाना लॉन्च करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है द वैक्सीन वॉर। ये कोरोना महामारी पर आधारित एक मूवी थी, अभी हाल ही में आई थी, बहुत अच्छी मूवी है, टाइम मिले तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। युद्ध अभ्यास देख लेते हैं कुछ। तो तटीय सुरक्षा अभ्यास जिसका नाम है ऑपरेशन सजग, तो ऑपरेशन सजग जो पश्चिमी तट पर आयोजन हुआ इसका, बस यही जानना ज़्यादा है नहीं इसमें कुछ। सिम्बैक्स 2023 भारत और सिंगापुर के बीच में होता है इसका आयोजन। ये 1994 से इसका आयोजन किया जा रहा है। पहला भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है और इस अभ्यास में भारत की ओर से INS सह्याद्री ने भाग लिया था। INS निरीक्षक ने गोताखोर प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लिया। तो इस तरह का ये कार्यक्रम श्रीलंका के त्रिंकोमाली में आयोजित हुआ था और यहाँ से भारत से INS निरीक्षक ने इसमें भाग लिया। समुद्र प्रहरी का प्रदूषण प्रतिक्रिया टेबल टॉप अभ्यास, तो भारतीय तटरक्षक प्रदूषण नियंत्रण जहाज है जिसका नाम है समुद्र प्रहरी। इसने थाईलैंड के खरोंग तोई बंदरगाह पर प्रदूषण प्रतिक्रिया टेबल टॉप अभ्यास में भाग लिया और बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर किया। INS शारदा का मॉरिशस दौरा, तो भारत का जो ऑफशोर गश्ती पोत है जिसका नाम है INS शारदा, इसने मॉरिशस के पोर्ट लुइस का भ्रमण
किया। बस ये जान लेना है थोड़ा थोड़ा सा कि कौन कहाँ पे गया, किससे संबंधित है। वरुण 23 नौसेना अभ्यास। वरुण जो है भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच में होता है। 21वां संस्करण था, बस यही जानना है। इसकी शुरुआत वैसे बेसिकली 1993 में हुई थी। अब देखिए एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23। तो भारत की ओर से INS सुमेधा ने इसमें भाग लिया और ये भाग लेने के लिए मिस्र के पोर्ट अलेक्जेंड्रिया में पहुंचा। अब आप ये बताइए कि जो पोर्ट अलेक्जेंड्रिया है ये नील नदी के बाईं ओर है या दाईं ओर है। मैंने जो वीडियो बनाई थी अफ्रीका की मैपिंग की उसमें ये बताया है, तो बताइए आप यहाँ पर। 2023 टाइम्स 100 नेक्स्ट द इमर्जिंग लीडर्स शेपिंग वर्ल्ड, इस तरह की एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को भी शामिल किया गया है और भारत से नंदिता वेंकटेशन, बीनू डेनियल, इनको भी इसमें शामिल किया गया है। 2023 टाइम्स 100 नेक्स्ट। कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर हिंदी दिवस, 15 सितंबर लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। इसका थीम था इस बार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। 21 सितंबर को मनाया जाता है अल्जाइमर दिवस, ना कभी बहुत जल्दी ना कभी बहुत देर, इसका थीम था ये। 26 सितंबर विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस और 27 सितंबर इंपॉर्टेंट है, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, पर्यटन और हरित निवेश। तो इन दिवस को आप याद रखेंगे। इसके अलावा 29 सितंबर के पीछे भी पढ़ा था हमने, विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। हर दिल के लिए दिल का प्रयोग करें, थीम देखिए कितनी अच्छी है। खेल पर आ जाते हैं अब। तो अमेरिकी ओपन टेनिस जिसका आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ, पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच विजेता रहे हैं। महिलाओं में कोको गॉफ, महिलाओं वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप, बस यही है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एशियन गेम्स 2023 में महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन गेम्स जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल जीता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशियाई खेलों में पहली बार भाग लिया है और पहली ही भारतीय टीम ने गोल्ड इसमें जीता। ग्रेटर नोएडा में मोटो GP भारत 2023 का आयोजन किया गया है। ये एक बाइक रेसिंग चैंपियनशिप थी। मोटो GP का आयोजन देश में पहली बार किया गया है। ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप 2023, भारत ने ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2023 प्रतियोगिता में 1 गोल्ड और 1 रजत पदक जीता। कोई इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको छोड़िए। देख लेते हैं। मोहम्मद सिराज 1 दिवसीय गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर 1 पे पहुंच गए हैं। भारत ने 8वीं बार क्रिकेट एशिया कप जीता, ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत ने श्रीलंका को हराकर 8वीं बार एशिया कप जीत लिया है। सिमोना हालेप पर डोपिंग की वजह से 4 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये रोमानिया की खिलाड़ी हैं जिन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है डोपिंग का उल्लंघन करने की वजह से। महाराष्ट्र में 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप जीती है महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हराकर। विराट कोहली सबसे तेज, ये इंपॉर्टेंट है, विराट कोहली सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो विराट कोहली ने 1 दिवसीय मैच में सबसे तेज 13,000 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। और कोहली ने यह कारनामा 267 पारियों में किया था, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 321 पारियों में किया था। इसके अलावा भारत ने पुरुष हॉकी 5 एशिया कप 2023 जीता है, जो कि ओमान के सलालाह में हुआ था और फाइनल में भारत ने हराया है पाकिस्तान को। मोहन बागान ने डूरंट कप 2023 जीता, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो मोहन बागान ने डूरंट कप 2023 जीता है ईस्ट बंगाल को हराकर। अब ये जो है हमारा गेम वाला हो गया है, अब रह गया वन लाइनर
अब इस वन लाइनर देख लेते हैं जल्दी से। तो राज्य वाले सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। वैसे तो इसमें सभी वही होंगे जो पहले अभी हम लोगों ने पीछे पढ़े हैं, लेकिन हो सकता है कुछ दो चार नए मिल जाएं, तो देख लेते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में। सरपंच संवाद का अनावरण किया गया गुवाहाटी में। अफीम पोस्त की खेती के संबंध में लाइसेंस की वार्षिक लाइसेंस की नीति की घोषणा की गई है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा 100 सबसे पिछड़ी शहरी निकायों में आकांक्षी शहर योजना, जो कि 1 लाख की आबादी वाले हैं, लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है उत्तर प्रदेश में। 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया अभी हाल ही में वाराणसी में, जो कि शिव थीम पर आधारित है। फिर है इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में हुआ, ये हम देख ही चुके हैं। और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एडवाइजरी जारी की है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने। इसके अलावा है संसद के कार्यवाही 19 सितंबर 2023 से संसद की कार्यवाही नए संसद भवन में शुरू हो गई है। तो डेट याद रखनी है आपको, ये 19 सितंबर। पुराने संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन के नाम से। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला 42वां स्थल कौन सा है? होयसल के पवित्र मंदिर समूह। भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर किस नाम से एक ई बुक का अनावरण किया गया है? इसका नाम है पीपल्स G20, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शांति निकेतन। कृषि सांख्यिकी आंकड़ों से संबंधित किस पोर्टल की अभी शुरुआत की गई है? एकीकृत पोर्टल। स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान का शुभारंभ किया गया जयपुर से। विज्ञान ज्ञान सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। आयुष्मान भव पोर्टल का शुभारंभ हुआ गांधीनगर से। और प्रधानमंत्री श्री स्कूलों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? देहरादून में। आर्थिकी से संबंधित है। सिप्ला लिमिटेड ने ड्रोन संचालित डिलीवरी सेवा शुरू की है दवाओं के वितरण के लिए, ये शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 नवी मुंबई के वाशी में इसका आयोजन हुआ। इसके अलावा ये देखिए इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय कुछ। नागोर्नो काराबाख में युद्ध विराम के रूसी प्रस्ताव पर किन 2 देशों की सेना ने सहमति व्यक्त की है? अजरबैजान और आर्मेनिया। भारत और अमेरिका के बीच में अंतर सत्रीय संवाद हुआ वाशिंगटन में। किस देश में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों के बीच भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए भारत सरकार ने एक परामर्श जारी किया है? कनाडा। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री जिनका नाम है थर्मन सनमुगरत्नम, जो कि किस देश के 9वें राष्ट्रपति बने? सिंगापुर के। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और अभी हमने पढ़ाई था कि सऊदी अरब के साथ में भारत ने 8 क्षेत्रों में सहयोग पर समझौता किया है। और आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसको सौंपी? ब्राज़ील को सौंपी। G20 का स्थायी सदस्य अब कौन बन गया है? अफ्रीकी संघ बन गया है यहाँ पर। किस राज्य में निपा संक्रमण का पता लगाने के लिए ट्रूनेट टेस्ट को मंजूरी दी है? केरल। वेनेडियम की खोज की गई गुजरात में, यहाँ पीछे देख चुके हैं अभी। और इसके अलावा पर्यावरण वाला ये सब सारा देख चुके हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। रिपोर्ट सूचकांक। लो पावर स्मॉल रेंज FM रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों के बारे में अपनी सिफारिशें दी हैं ट्राई, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के द्वारा। बाकी इसमें और है, ये इंपॉर्टेंट है। ICC की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार क्रिकेट के तीनों प्रारूपों टेस्ट, T20 और वनडे में शीर्ष रैंकिंग पर कौन सा देश पहुंच गया? तो भारत। ये प्रश्नोत्तर कुछ ऐसे संबंधित हैं जो बिहार में भी एग्ज़ाम हुआ था, जो एग्ज़ाम होंगे हाल में उससे संबंधित GS के कुछ प्रश्न हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं अपनी मैगजीन में। हम लोग इसमें अब जो है करंट वाले जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी।
तो करंट से संबंधित चीज़ें देख लेते हैं। इसमें कुछ देखिए इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो चर्चाओं में रहे हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट वाले हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि L69 समूह, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार को लेकर L69 समूह के सदस्यों की एक बैठक हुई। अब ये है क्या? इसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देश शामिल हैं, जिनकी आकांक्षा सुरक्षा परिषद के स्वरूप को अधिक व्यापक बनाने की है। ठीक है, तो ये एक विकासशील देशों का समूह है। इसके अलावा भारत NCAP, तो सड़क सुरक्षा और कार मानकों का आकलन करने के लिए एक जो है घोषणा की गई है इसमें। तो भारत की अपनी क्रैश टेस्ट रेटिंग मूल्यांकन प्रणाली शुरू की है भारत ने, और भारत ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, ये NCAP है, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ये नए मानदंड जो है 1 अक्टूबर 2023 से शुरू हो जाएंगे। संचार सारथी, ये एक प्रकार का पोर्टल है जिसे दूरसंचार विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। फ्लड वॉच, नाम से पता लग रहा है बाढ़ की रियल टाइम जानकारी प्रदान करने के लिए इसको शुरू किया गया है केंद्रीय जल आयोग द्वारा। पाइवॉट, ये जो है कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाइवॉट के निर्माण के माध्यम से विमानन में प्रगति कर रहा है। ये एक प्रकार का दुनिया का ह्यूमनॉइड रोबोटिक है, जिसे उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस किया गया है, और ये जो है मानव पायलट की तरह हवाई जहाज उड़ाने में सक्षम होगा। यहाँ पर PI से मतलब है पायलट, और बोट से संबंधित है रोबोट, तो दोनों को मिला के बना दिया गया है पाइवॉट। मतलब ऐसा रोबोट जो पायलट होगा, जो प्लेन चला सकता है, तो ये मतलब है इसका। स्टैच्यू ऑफ वननेस, या पता ही हमने देख लिया, पीछे देख चुके हैं इसको। एशियन प्रीमियम क्या है? तो एशियन प्रीमियम का मतलब है कि जो सऊदी अरब है, कुछ एशियन देशों को जो अपना कच्चा तेल देते हैं, निर्यात करते हैं, तो उन पर कुछ एक एक्स्ट्रा मतलब उनसे कीमत वसूलते हैं, जिसको बोलते हैं एशियाई प्रीमियम। तो इसमें जो है सऊदी अरब ने कटौती कर दी है, और ये जो है एक प्रकार की वास्तविक बिक्री मूल्य के अतिरिक्त वसूली जाने वाली कीमत होती है, और ये जो है एशियन देशों से ही वसूला जाता है। ओपेक के द्वारा ये शुरू किया गया था, सऊदी अरब ने इसमें कटौती कर दी है। अमेरिका और यूरोप के देशों से ये नहीं वसूला जाता है। तो यहाँ पर जो है कुछ दूसरी व्यवस्थाएं हैं अमेरिका में, जैसे कि यूरोप के लिए ब्रेंट है, ब्रेंट याद रखिएगा, ब्रेंट। और इसमें नेक्स्ट क्या है, 5 आइज़ क्या है? भारत और कनाडा के बीच में खालिस्तानी विवाद की वजह से काफ़ी चर्चाओं में रहा था ये शब्द। तो ये एक प्रकार का खुफिया अलायंस है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा की खुफिया एजेंसियां हैं। हालांकि इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा। बाद में इसमें जो है अन्य देश भी शामिल होते चले गए। मिथुन, भारतीय खाद्य संस्था और मानक प्राधिकरण द्वारा से खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है। मिथुन, इसको पहाड़ियों का मवेशी कहा जाता है। ये हो गया हमारा। अब हम जो है करंट अफेयर्स देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव कुछ। तो G20 अध्यक्षता के तहत G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की चौथी और अंतिम बैठक अभी रायपुर में आयोजित हुई। किस भरतनाट्यम नृत्यांगना का भी निधन हुआ है? अभी हमने पढ़ा था पीछे, सरोजा वैद्यनाथन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास भी वाराणसी में रखा गया है, शिलान्यास किया गया है, जिसकी थीम जो है शिव थीम पर आधारित है। और अभी जो है रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के जहाज़ों और विमानों के साथ में एक पहला त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी हुई है, जिसमें भारत की ओर से भाग लिया है INS सह्याद्री ने। PM विश्वकर्मा योजना, इसके तहत कारीगरों को जो ऋण दिया जाता है उसमें कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी सरकार के द्वारा? 8% की। पश्चिम बंगाल के किस स्थल को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो शांति निकेतन है। 7वें क्वेश्चन में देख रहे हैं हम कि स्टेनलेस स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक सब्सिडी योजना का अनावरण किया गया है। किस राज्य में? ओडिशा में। किस राज्य सरकार ने अडॉप्ट ए स्कूल योजना के कार्यान्वयन का आदेश जारी कर दिया है? महाराष्ट्र में किया गया ऐसा। और क्वेश्चन नंबर 9, अफीम पोस्ट की खेती के संबंध में लाइसेंस की वार्षिक लाइसेंसिंग नीति घोषणा की है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश के किस शहर में डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल परिसर और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो वीना। क्वेश्चन नंबर 11, अभी हाल ही में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई तिरुवनंतपुरम में। क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिवर्ष ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, G20 के अगले दौर के लिए अध्यक्षता किसे दी गई है? ब्राजील को। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया वन और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14। 15, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना यूपी में शुरू की गई है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है। किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में। राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है महाराष्ट्र ने, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। भारत ने किस देश के साथ में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग? देखिए सऊदी अरब ऊर्जा के क्षेत्र में किया है और एंटी करप्शन से संबंधित है, वहाँ पर भी किया है, यह अभी देखा था पीछे। और किस देश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है? तो बांग्लादेश है वो। भारत विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बना रहा है? तो लद्दाख में। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर बन गए हैं कुलदीप यादव। कैबिनेट ने किन राज्यों में औद्योगिक विकास योजना 2017 के लिए 1100, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इतना। 2023 क्षेत्रीय सहयोग और एकता सम्मेलन का आयोजन किस संस्था ने किया? ADB ने किया है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में नैसकॉम के चेयरमैन बने राजेश नाम्बियार, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। गर्भपात को अपराध की श्रेणी से किस देश ने हटाया? मैक्सिको ने। AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम अभी शुरू किया गया है, भारत का पहला। तो इंपॉर्टेंट है। इंद्रजाल मत्स्य पालन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ पे हुआ? अभी मुंबई में हुआ। हाल ही में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट 17A के 7वें और आखिरी स्टेल्थ फ्रिगेट का नाम है महेंद्रगिरी। तो अभी हाल ही में जो है SC/ST के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, जो कि मेडिकल और इंजीनियरिंग में अध्ययन कर रहे हैं। ओडिशा। किस कंपनी ने शेयर मार्केट नाम का एक नया मोबाइल लॉन्च किया है? फ़ोनपे ने शुरू किया है। कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए अक्टूबर 2023 में एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह आयोजित करने का फैसला किया है? ऑस्ट्रेलिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 रवि कन्नन। भारत के रेलवे बोर्ड की प्रमुख बनने वाली पहली महिला जया वर्मा सिन्हा। इंपॉर्टेंट है। राज्य में परिवारों की महिलाओं मुखियाओं को हर महीने 2000 की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक योजना शुरू की गई, जिसका नाम है गृह लक्ष्मी योजना, और ये शुरू की गई है कर्नाटक के द्वारा। और किस राज्य सरकार के द्वारा पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में OBC के लिए आरक्षण 10% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है? गुजरात में। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति का सदस्य बनाया है P चिदम्बरम को। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस देश ने पुरुषों की 4x400 मीटर रिले इवेंट में नया एशिया रिकॉर्ड बनाया? भारत ने। और वीपो द्वारा हाल ही में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया, उसमें भारत की रैंक है 132। अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू किया है किस केंद्रीय मंत्रालय ने? तो उसका नाम है जनजातीय कार्य मंत्रालय। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस राज्य में अवस्थित पेम्बर्थी और चंदलापुर को सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में घोषित किया है? तेलंगाना। नॉर्मन ई बॉरलॉग पुरस्कार दिया गया स्वाति नायक को। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय एयरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन किया गया? ग्वालियर में। और किस शहर द्वारा स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की गई है? अहमदाबाद में। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव किस राज्य में हुआ? गोवा में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपना पहला इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 आयोजित किया? सऊदी अरब। हाल ही में देश का पहला सोलर सिटी बनने वाला शहर सांची। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन हुआ गाजियाबाद में। किस शहर में गांधी वाटिका के साथ महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया? नई दिल्ली। हाल ही में किस एजेंसी द्वारा लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर LRO लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा। तो आज ही हमारे नवंबर की क्रॉनिकल समसामयिक भी समाप्त होती है। आप इस मैगजीन को जो है, आपके पास जो मैगजीन है उसके साथ रख के पढ़ें तो अच्छे से और समझ पाएंगे, या फिर आप जो है इसको बार बार सुन लें तो आपको ये तैयार हो जाएगी। ठीक है, आज इसको यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।